गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 12। यदि आप लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज जितने भी प्रश्न हैं वह सभी पर्यावरण के पेडागोजी के प्रश्न हैं। आज हम पेडागोजी की इतनी आसानी तरीके से समझेंगे और इतने आसानी तरीके से कुछ शब्दों को कॉमन मान करके हल करेंगे कि आप देखेंगे कि पेडागोजी को हल करना कितना आसान है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारा, शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। क्या इससे बच्चे भली बात परिचित हो जाएंगे? तो आपका नहीं। शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों, सबसे सटीक आंसर यही है, क्योंकि हम यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, एक छोटी फिल्म के माध्यम से खाना पकाने की जो छोटी फिल्म है उसको दिखाएंगे। इसके बाद खाना बनाने में जितने भी ईंधन यूज़ होते हैं उन सब के बारे में हम बच्चों से चर्चा करेंगे। तो इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि शिक्षक चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। क्या प्रदर्शित करने से वह परिचित हो सकते हैं? भली बात तो नहीं हो सकते हैं। शिक्षक बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। यह भी आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है। कि मानचित्र पढ़ने के लिए बच्चे में कौन सा कौशल होना जरूरी है। तो ऑप्शन है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन नंबर 2 है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3 है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि मानचित्र को पढ़ने के लिए बच्चे में क्या आवश्यक कौशल होना चाहिए, तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को कैसे लाभ पहुंचाता है। कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, यदि उसमें बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया जाए तो शिक्षक को उससे क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन है हमारा, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। यह आपका गलत है। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, यह भी गलत है। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित, यह भी आपका राइट नहीं है। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दोस्तों, यदि हम बच्चे के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देंगे तो यह पता चल सकेगा कि बच्चा किस भाषा में भली भांति समझ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो विषय है विषय को उसकी मातृभाषा से जोड़कर यदि पढ़ाएंगे तो बच्चा कम समय में ज़्यादा सीख सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। गलत है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि वे
बाहर क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, यह भी गलत है आपका। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, यह भी आपका गलत है। तो राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। अमाशय के अंदर क्या होता है, भोजन का क्या होता है, मंथन होता रहता है और वहाँ पर उसकी सतह का क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे क्या होता है, पाचन क्रिया जो होती है वह बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। इनमें से जितने भी ऑप्शन हैं उसमें पूछा गया कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन आश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जब नहीं पूछे तो आप पेपर में नहीं पर ऐसे गोला कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं शब्द को हम ध्यान नहीं देते हैं और उसको हम सकारात्मक मार देते हैं, जबकि हमें यहाँ पर ऐसा आंसर बताना है जो कि नकारात्मक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 आपका नकारात्मक है। जहाँ पर बोझ डालना, मारना, ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाना, ये ऐसी बातें जिस ऑप्शन में आती हैं वह क्या हो जाएगा, आंख मूंद कर आप उसे नकारात्मक मानिएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसे हम इग्रेट के नाम से जानते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो दोस्तों हमने गांव में अक्सर देखा होगा कि जो भैंस होती हैं जब उन पर बगुला बैठता है तो वह क्या करता है, उन पर जो परजीवी कीट पाई जाती है उन्हीं को क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है या उनको खाता है। और भैंस और बगुले के रूप में यही संबंध होता है, ना कि घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, ना कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। यह सभी क्या है, आपके रॉन्ग है, जबकि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या दर्शाता है। कि यदि पाठ्य पुस्तक में रेलवे के टिकट का एक नमूना दिखाया गया तो इसका मतलब क्या है, वह बच्चों को क्या बताना चाह रहा है। तो ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या दर्शाता है, तो बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। मतलब कोई बच्चे क्या कर सके, वास्तविक जानकारी से परिचित हो सकें और अंतःक्रिया कर सकें और साथ ही वह अवलोकन कर सकें या उनमें अवलोकन करने की क्षमता हो जाए। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। कि जो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए,
बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दावली का आकलन। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है या कहेंगे कि मुख्य उद्देश्य है, वह है ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जो विद्यालयी जीवन है उसको क्या है, बच्चे के बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही क्या इसका मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, अर्थात कहने का अर्थ है उसके झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण है और वह खुद क्या है, वृद्धावस्था में है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, जलती हुई ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है जलते हुई ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसको श्वसन नली में जमा हो गया है। क्योंकि दोस्तों पेडागोजी ऐसा प्रश्न होता है कि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि 2 ऑप्शन राइट हैं, लेकिन आपको उनमें से सबसे जो मुख्य होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे सटीक होता है, उसी को चुनना होता है। तो दोस्तों हमने गांव में भी देखा होगा कि जब हमारी माता या बहनें जब लकड़ी या गोबर के उपले से खाना पकाती तो उससे जो धुआं निकलता है तो वह क्या होता है, वह गले में जाकर क्या करता है, जम जाता है और जमने से क्या होती है, उनको खांसी आने लगती है। इलाज ना करवाने पर वह क्या होता है, खांसी कई महीनों तक हो सकती है या उससे बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे तो यह तो एकदम गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, यह भी नहीं कर सकते, यह तो एकदम ही गलत है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, यह भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। तो दोस्तों यदि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पाठ को रोचक बनाएंगे या पढ़ाने के तरीकों को हम क्या करेंगे, रोचक बनाएंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? चिपको आंदोलन जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन है A.K. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई या मेधा पाटेकर। तो दोस्तों राइट आंसर इज सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ही क्या थे, चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो विटामिन जो होता है वह क्या करता है, वह हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट कि दोस्तों विटामिन क्या करता है, वह हम क्या करता है, वह रोगों से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ना कि वह हमें क्या करता है, ताकत देता है, ना कि वह हमारे मांसपेशियों का विकास करता है, बल्कि वह क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर करने के लिए,
चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर की बात की जाए तो कीटों को दूर करने के लिए ही क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों या फर्श को लीपा जाता है, ना कि उसे सुंदरता प्रदान करने के लिए, ना तो उसे चिकना या साफ बनाने के लिए, ना तो उसे खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नहीं जहाँ भी दिखे आप पेपर में उससे सर्कल बना लीजिएगा जिससे आपको हमेशा याद रहे, तो क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर देना है। यहाँ पर नहीं पूछा है कि जो पहेलियाँ शामिल की गई हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक में उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति विकास करना। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, क्योंकि यही क्या है आपका नेगेटिव है, यही आपका उद्देश्य नहीं है। क्योंकि पहेलियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास कर सकते हैं, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति को विकसित कर सकते हैं, बच्चों में तर्कणा शक्ति का भी विकास कर सकते हैं, जबकि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना का नेगेटिव है। इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है और A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितने प्रतिशत है। कि पुरुष क्या है, पुरुष का रक्त समूह क्या है आपका O है, जबकि स्त्री का रक्त समूह क्या है A है। तो पूछ रहा है कि जो उससे बच्चा उत्पन्न होगा उसका O रक्त समूह होने की संभावना कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों ऑप्शन है 25%, 75%, 50% या 100%। तो दोस्तों राइट आंसर इज 50%। 50% ए हो सकता है और 50% ओ हो सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज 3। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।